आज से कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले पाक सरजमीन पार्टी के बानी सैयद मुस्तफ़ा कमाल का MQM और उसके मेंबर्स के हवाले से कुछ ऐसे तासुरात थे, जरा सुनिए। इन बाजारी पार्टी वालों को मुहाजिर नाम पर डील कर करके तुम्हें आदत हो गई है, दिमाग खराब हो गया है। इस सूबे में इंसानों को लड़वा कर इन दोनों जमातों ने सियासत की है। मैं किस MQM में चला जाऊं वापस, जहां पर फारूक भाई खुद खड़े होकर एज ए कन्वीनर कहते हैं कि मेरे मेयर ने 6 अरब रुपए गबन कर लिए, उसका हिसाब नहीं दे रहा। लेकिन आज के हालात को देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस बाजारी पार्टी को, इन करप्ट लीडर्स को, जो कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कराची का हक खाया है, महाजिरों का हक खाया है, महाजिरों के हक की सौदेबाजी करी है, इनसे मिलने जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ कराची की आवाम, खास करके महाजिर कौम के हक के लिए लड़ने के लिए। वेल डन, बहुत अच्छे। इसके अलावा अगर हम MQM पाकिस्तान पर नज़र डालें तो इसमें मौजूद फ्रैक्शंस, डिवीजन्स जैसे MQM PIB, MQM बादराबाद, MQM गार्डन, MQM नाजमाबाद, MQM लियारी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, जो भी है, इसमें भी कहीं से इत्तेहाद की रूह फूंक दी गई है। इनमें इत्तेहाद आ गया अचानक से और ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि कराची को हमारी ज़रूरत है, हमें कराची के लिए एक होना होगा, कराची के लिए एक पतंग के साए तले मिलकर लड़ना होगा। बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद और हमारे मिलने की वजह है। इन सब चीज़ों की वजह सिर्फ और सिर्फ कराची है, इसमें हमारे कोई ज़ाती मफाद नहीं है। लास्टली अगर हम MQM लंदन पे नज़र डालें तो वहाँ भी हालात काफ़ी मुख्तलिफ हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। जैसे कि फरवरी 2022 में MQM के बानी अल्ताफ हुसैन को लंदन कोर्ट ने टेररिज्म चार्जेस से बरी कर दिया। वो चार्जेस जो इनके ऊपर 22 अगस्त को दी गई मुल्क दुश्मन तकरीर की बुनियाद पर लगाए गए थे। इसके अलावा इनके ऊपर जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, जो कि इनकी खुद की पार्टी के मेंबर्स जो एक वक्त में हुआ करते थे, उनकी तरफ से शुरू किया गया था 2019 में, वहाँ पर भी इनको रिलीफ मिल गया है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने ये केस शुरू किया था उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी इल्ज़ाम, जितने भी पेपर्स इनकी तरफ से दिखाए गए थे या लगाए गए थे, ये सब गलत और झूठे हैं। तो इसी के साथ ही ये जो हमारी सारी डिस्कशन है, इससे कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि क्यों इतने सालों बाद भी कराची और महाजिर कौम अपने बुनियादी हक से ही महरूम है? किसने इस कराची और इस महाजिर कौम का हक खाया? और लास्टली ये जो इत्तेहाद हो रहा है इनके दरमियान, इसके पीछे क्या हकीकी वजूहात हो सकती हैं? तो चले इन सवालात के जवाबात को जानने के लिए जानते हैं MQM की तारीख को। MQM क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई और विद टाइम इसमें क्या बदलाव आते रहे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम फैज़ान नज़ाम आरफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो देखिए, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में, जब लकीर खींची गई बरे सग़ीर में, तो बहुत से लोग लकीर के उस पार इंडिया से पाकिस्तान में आए। और ये जो आना था ना, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, यहीं से अल्फाज, यहीं से वर्ड निकला है महाजिर या महाजरीन का। और महाजरीन कौम से मुराद है वो लोग जो पहले बरे सग़ीर में अलग मुल्क के लिए लड़े और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस मुल्क में हिजरत कर गए। बहरहाल ये जो महाजिर कौम थी, इसमें से बड़ी तादाद सूबा सिंध के कैपिटल, और उस वक्त तो वो पाकिस्तान का भी कैपिटल हुआ करता था, कराची में आकर आबाद हुई। और देखते ही देखते, क्योंकि ये कौम दूसरी कौमों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस थी और निहायत तरबियत याफ्ता भी थी, इसलिए इन सब महारतों और खूबियों की वजह से इस कौम का इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट और कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। साल 1951 के डेटा के मुताबिक 95 सिविल सर्विस जॉब्स में से 33 और 42 बड़ी प्राइवेट कंपनीज में से 36 महाजिर कौम के हाथ में थी। इसके अलावा दूसरे पढ़े लिखे और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन जैसे कि पढ़ाना, वकालत, तिजारत, इन सब पर भी महाजिर कौम का कंट्रोल था। और फिर इसी हद से ज़्यादा कंट्रोल की वजह से महाजिर कौम और सिंधी कौम के दरमियान नफ़रतें और तकरारें बढ़ने लगी। बहरहाल 1958 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद महाजिर कौम का सूरज गुरूब होना शुरू हो गया। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और मुल्क पाकिस्तान की लगामें अपने हाथ में ले ली। इसके बाद इन्होंने एक तरफ आर्म फोर्सेस में पंजाबियों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी और दूसरी तरफ बिजनेस में, ख़ास करके कराची के कारोबार में, पठानों को प्रोमोट करना, फेवर करना शुरू कर दिया, जिसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि महाजिर कौम के हक और कंट्रोल दोनों पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए।
ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस दोनों में ही महाजिर कौम की गिरफ्त कमज़ोर होने लगी और फिर इसी दौरान ही पहली बार कराची को महाजिर का सूबा बनाने का ख्याल पेश किया गया, पर इस ख्याल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकी। बहरहाल अयूब खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में मुल्क पाकिस्तान की लगामें आई और इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ से ये बात साबित की कि अयूब खान तो फिर थोड़े बेहतर थे महाजिर कौम के लिए। अब ये पॉलिसीज़ क्या थी? तो सबसे पहली थी लैंग्वेज पॉलिसी। इन्होंने ताकत में आते ही सिंधी को इम्पोज करना शुरू कर दिया। साल 1972 में इन्होंने सिंधी को सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। नतीजतन ज़बान को लेकर दंगे फसाद हुए। दूसरी थी नेशनलाइजेशन पॉलिसीज़, जिसके तहत इन्होंने बहुत से बैंक्स, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया, जिससे बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। ऑफ कोर्स उसमें महाजिर कौम के लोग भी शामिल थे। तीसरा और आखिरी और ये सबसे ज़्यादा अजीब चेंज था कोटा सिस्टम। लेकिन मैं यहाँ ऐड करता चलूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई पहले ऐसे शख्स नहीं थे जिन्होंने कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, बल्कि सबसे पहले ये सिस्टम जो था वो लियाकत अली खान ने साल 1948 में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इनके कोटा सिस्टम में फ़र्क ये था कि इन्होंने जो सिंध का कोटा था उसको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, 60% रूरल एरियाज़ का और 40% अर्बन एरियाज़, यानी कराची, हैदराबाद और दूसरे शहर जहां महाजिर कौम की अक्सरियत थी। इसी के साथ मैं ये ऐड करता चलूँ कि इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की शुरुआती वजह ये नहीं थी कि महाजिर कौम का हक खाया जाएगा या फिर उन्हें नीचे लाया जाएगा, बल्कि सिंधी कौम को ऊपर लाया जाएगा, क्योंकि सिंधियों की रिप्रेजेंटेशन ओहदों और इदारों दोनों में ना होने के बराबर थी। जी हाँ, ना होने के बराबर थी। इसीलिए ये तय हुआ था कि इस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक, यानी 1973 टू 1983 तक ही रखा जाएगा, इसके बाद हटा दिया जाएगा। बहरहाल ये जो सारी पॉलिसीज़ थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और इनसे पहले आने वाले लोगों की, इसकी वजह से महाजिर कौम में इनसिक्योरिटी पैदा होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा, जो कि बाद में सही भी साबित हुआ, कि इस कोटा सिस्टम के ज़रिए महाजिर कौम का हक खाया जा रहा है, उन्हें साइड पर लगाया जा रहा है। और फिर इसी बेहाली और परेशान कुन हालत में एक शख्स सामने आया जो कि बात करता तो लगता मंत्र पढ़ के लोगों पर फूंक रहा हो, क्योंकि इसकी बात में वो ताकत थी, वो जादू था कि जब ये लोगों से कहता अपने सुनने वालों से कि भाई खामोश हो जाओ, तो इसके सुनने वाले खामोश हो जाते। ये कहता भाई बाहर निकलो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, तो इसके सुनने वाले बगैर कुछ सोचे समझे झाड़ू लगाना शुरू कर देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्ताफ़ हुसैन की। महाजिर कौम से निकला एक ऐसा शख्स जो कि आने वाले वक्त में बहुत बड़े काम करने वाला था, अच्छे और बुरे दोनों। सबसे पहले इस शख्स ने महाजिर कौम को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए जहाँ पर वो मुत्तहिद होकर अपने हक के लिए लड़े, साल 1978 में कराची यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन APMSO की बुनियाद रखी। और फिर इसके एक साल बाद ही साल 1979 में अफ़गानिस्तान में जंग शुरू हो गई, जिसके बाद बहुत से अफ़गानी अफ़गानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान, ख़ास करके कराची में आए। और फिर कुछ इस तरह महाजिर अफ़गान या महाजिर पठान लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में अब क्योंकि जो लोग अफ़गानिस्तान से आए थे उनके पास असला भी था, इसलिए APMSO ने मुख्तलिफ ज़राए जैसे कि GS सिंध स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से राब्ते किए और इन्होंने APMSO को हथियार दिए या फिर बेचे। अब ये महाजिर अफ़गान लड़ाई चल ही रही थी कि APMSO और IJT इस्लामी जमायत तलबा, जिसका बड़ा वोट बैंक हुआ करता था यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, इन दोनों के दरमियान भी लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद शुरू हो गए। इन लड़ाइयों में दोनों तरफ से हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ और इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो IJT जो सालों से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अपना पौवा जमाए बैठी थी, उसका बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, कुछ ही वक्त में ढेर हो गई। और कुछ इस तरह कराची की तारीख की एक नई खूनी दास्तान शुरू हुई। पर इस पर बात करने से पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जिस पर नज़र डालना काफ़ी ज़रूरी है, और ये बड़ी डेवलपमेंट थी साल 1984 में महाजिर कौमी मूवमेंट MQM का क़याम। वो तहरीक जिसकी शुरुआत एज आ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, उसे एक सियासी पार्टी में तब्दील कर दिया गया। और ये जो तब्दील होना था ना, ये जो कन्वर्जन हुआ, इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि MQM के क़याम के पीछे उस वक्त के डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का हाथ था।
ताकि एमक्यूएम के जरिए सिंध में मौजूद दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस को साइडलाइन किया जाए। तो कुछ लोगों का ख्याल ये था और ये है कि एमक्यूएम के बनने के पीछे कराची की बिजनेस कम्युनिटी, जिसमें गुजराती, मेमन और गैर पंजाबी शामिल थे, उनका हाथ था। और इसका सिंपली रीज़न ये था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी पार्टी हो जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। बहरहाल आ जाते हैं उस खूनी जंग पे जो कि आईजेटी के कमज़ोर होने के बाद शुरू हुई। तो देखें, जैसे ही आईजेटी की पोजीशन लूज़ हुई, उसका वोट बैंक गिरा, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कोशिश की कि उस हिस्से को अपने हिस्से में लिया जाए। और इस हिस्से लेने की दौर में शामिल थी एमक्यूएम और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन। और फिर इस ताकत के हुसूल के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर जगह इन दोनों पार्टीज़ के कारकुनों के दरमियान लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद शुरू हो गए। अब ये सब चल ही रहा था कि इस दौरान 1988 के जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातेह ठहरी। लेकिन इसके पास इतने वोट नहीं थे कि ये अपनी हुकूमत बना सकती थी। और फिर कुछ इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और महाजिर कौमी मूवमेंट के दरमियान बातें शुरू हुई और इन बातों के नतीजों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे 59 पॉइंट या कराची एकॉर्ड कहा जाता है। इसमें एमक्यूएम की तरफ से कुछ पॉइंट्स, कुछ डिमांड्स रखी गई, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक्सेप्ट किया गया। और कुछ इस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन ये इत्तेहाद थोड़े ही वक्त का था। सिर्फ 1 साल बाद ही इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। एमक्यूएम के कारकुनान लगातार मारे जा रहे थे, गायब किए जा रहे थे, बजाय इसके कि एमक्यूएम हुकूमत की इत्तेहादी थी। और फिर साल 1990 में तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी हदें पार कर दी। पक्का किला, बेनज़ीर भुट्टो के हुक्म पर लॉन्च किया गया वो ऑपरेशन जिसमें एक वक्त पर ही तकरीबन 40 महाजिरों पर ओपन फायर खोल दिया गया, जिससे वो मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो गए। और फिर इस कत्लो गारत को रीज़न बनाकर गुलाम इसाक खान ने, जो कि पहले ही चाह रहे थे कि उन्हें कोई रीज़न तो मिले बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलटने की, पक्का किला ने तो उन्हें पक्का रीज़न दे दिया और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को अपने घर भेज दिया। जिसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाए गए और इस दफ़ा एमक्यूएम तीसरी ताकतवर पार्टी की सूरत में सामने आई। और फिर उसने जीतने वाली पार्टी, भले ही वो धांधली से क्यों ना जीती हो, नवाज शरीफ की पीएमएल के साथ इत्तेहाद किया। लेकिन शायद उस वक्त ना तो एमक्यूएम को ना ही उसके कारकुनों को पता था कि आने वाले वक्त में तो उनके लिए खून की होली सजाई गई है। साल था 1992। सबसे पहले एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया, जिसके फौरन बाद अल्ताफ हुसैन लंदन भाग गए या फिर चले गए। दूसरा था अल्ताफ हुसैन की गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी एमक्यूएम को तोड़ने की कोशिश। एमक्यूएम हकीकी यानी एमक्यूएम रियल के नाम से एमक्यूएम में से ही एक पार्टी सामने आ गई, जिसे हेड कौन कर रहा था? एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन के बहुत ही करीब साथी आफाक अहमद। तीसरा था एक नक्शा, जिनापुर मैप। ये कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी को एमक्यूएम के ऑफिस से एक नक्शा मिला है, जिससे ये बात साबित होती है कि एमक्यूएम की लीडरशिप मुल्क तोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं, यानी कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने का। ऑल्थो बाद में आर्मी के कुछ लोगों की तरफ से ही ये कॉन्फेस किया गया कि ये जो सारा जिनापुर कंट्रोवर्सी थी, ये जो मैप था, ये सब का सब ड्रामा और झूठ था। पर क्या फ़ायदा इस कॉन्फेशन का? साल 1992 में तो इस नक्शे की बेसिस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और FBI ने एक मंसूबा बनाया, ऑपरेशन क्लीन अप, जिसे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस ने अंजाम दिया। अब नवाज शरीफ की तरफ से तो ये कहा गया था कि इस ऑपरेशन का मकसद है कराची में मौजूद दहशतगर्दों और डकैतों का सफाया करना। लेकिन विद टाइम ये मालूम हुआ कि इस ऑपरेशन में खास करके महाजिर कौम और एमक्यूएम के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो भी हो रहा था नवाज दौर में, ये तो कहानी की आधी दास्तान थी। बाकी की आधी दास्तान तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में लिखी गई, वो भी ज़्यादा खून से। असल में हुआ ये कि नवाज शरीफ की भी कुछ ज़्यादा ज़मीनें, जिसके बाद उन्हें भी घर भेज दिया गया, जिसके बाद दोबारा इलेक्शंस करवाए गए और इस दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातेह ठहरी, जिसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी। इन्होंने ताकत में आते ही इस ऑपरेशन क्लीन अप को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से फॉलो अप किया।
और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के नाम पर दहशतगर्दों और जालिमों के साथ साथ बहुत से मजलूमों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि ऐसा लगने लगा कि अगर आपका ताल्लुक महाजिर कौम से या आप एमक्यूएम के कारकुन हो तो आप गुनहगार हो, अनटिल एंड अनलेस ये साबित ना हो जाए कि आपने कोई गुनाह ना किया। और फिर जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर क्या होता है, उसका रिएक्शन आता है। और फिर ऐसा ही हुआ, सूबा सिंध में जगह जगह बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ रैलियाँ, मुजाहरे और धरने निकाले गए, जिसको रीज़न बनाकर और इसके अलावा बहुत से दूसरे इल्ज़ाम लगाकर बेनज़ीर भुट्टो को एक बार फिर घर भेज दिया गया। और फिर ये सियासी तमाशा चलता रहा, कभी बेनज़ीर भुट्टो तो कभी नवाज शरीफ। और इसी दौरान ही साल 1997 में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। एमक्यूएम में मौजूद, एमक्यूएम के नाम में मौजूद जो महाजिर है उसे मुत्तहदा यानी यूनिटी से बदल दिया गया। बहरहाल साल 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने इस्टेब्लिशमेंट ने खुलकर पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत का फैसला किया और परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। और कुछ इस तरह एमक्यूएम के एक नए दौर का, एक सुनहरे दौर का आगाज़ हुआ, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में एमक्यूएम को फुल बैकिंग दी, जिसकी बदौलत कराची में बहुत तेज़ी से तरक्की हुई और उस वक्त के मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल को दूसरा बेहतरीन मेयर डिक्लेयर किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी करीबी के बावजूद भी तकरीबन 6-7 साल तक परवेज़ मुशर्रफ की इत्तेहादी थी एमक्यूएम, लेकिन इतनी करीबी के बावजूद भी एमक्यूएम कोई फंडामेंटल चेंज ना ला सकी महाजिर कौम के लिए, एक कोटा सिस्टम तक को रिवर्स ना कर सकी जो बना ही रिवर्स होने के लिए था। बहरहाल 2008 के जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातेह ठहरी और एमक्यूएम नेशनल असेंबली में 25 और प्रोविंशियल असेंबली में 39 सीट्स जीतने में कामयाब हुई। और एक बार फिर एमक्यूएम ने वो बात सच साबित कर दी, ताकत किसी भी कीमत पर। जी, एमक्यूएम ने सारी बातें बुला दी, सारे ऑपरेशन, सारी नाइंसाफियाँ बुला दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बन गई। और फिर थ्रू आउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ऑल्थो थोड़े वक्त के लिए इनकी नाराज़गी हो गई थी और जब हुकूमत ख़त्म होने वाली थी तो अचानक से एमक्यूएम को याद आ गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसने थोड़े वक्त के लिए साथ ज़रूर छोड़ा था, लेकिन ज़्यादातर वक्त के लिए ये इत्तेहादी थी। लेकिन अफसोस, इतने ज़्यादा इत्तेहाद के बावजूद भी एमक्यूएम कोई फंडामेंटल चेंज ना ला सकी। सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम का दबदबा, दहशत बढ़ी, जिससे कराची को, महाजिर कौम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि माजरत के साथ महाजिर कौम बदनाम हुई। बहरहाल ये वक्त कत्लो गारत में, मारधार में गुजर गया और फिर 2013 के जनरल इलेक्शंस हुए। इसमें भी कराची की आवाम ने, महाजिर कौम ने एमक्यूएम को अपनी आखिरी उम्मीद समझकर वोट दिया। लेकिन फिर भी इस दफ़ा वही हुआ, सिर्फ जमात बदली, महाजिर कौम या कराची की तकदीर नहीं बदली, बल्कि जो एमक्यूएम के कारकुन थे उनकी तो किस्मत ख़राब हो गई। जी हाँ, ताकत में आते ही नवाज शरीफ ने उस वक्त जो कराची में बाजार गर्म हुआ था, भत्ताखोरी का, चोरी चकारी का, दहशतगर्दी का, उसे कम करने की, उसे ठंडा करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान रेंजर्स की सरबराही में ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसमें एक बार फिर जालिमों और दहशतगर्दों के साथ साथ बहुत से मजलूम भी अपनी जान से गए, गायब कर दिए गए। लेकिन अफसोस, दोबारा अफसोस, नवाज शरीफ ने बंदूक की नोक पर नो डाउट कराची में अमन कायम कर दिया था, लेकिन इन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली, इनको तौफीक नहीं हुई कि ये उन चीज़ों को देखें जिसकी वजह से एक पढ़ी लिखी कौम बंदूक उठाने पर मजबूर हुई। बहरहाल 22 अगस्त 2016 को कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन ने अपनी टेलीफोनिक स्पीच में मुल्क दुश्मन बातें कही, जिससे इन्होंने अपने हाथों से ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। इनकी इस तकरीर के बाद एमक्यूएम के घर 90 को सील कर दिया गया, एमक्यूएम के लीडिंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पर ये काफ़ी टाइम तक रहने के बाद बाहर निकले और आते ही इन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान की बुनियाद रखी, यानी एमक्यूएम माइनस अल्ताफ। अब ये सब जो भी हो रहा था एमक्यूएम के साथ, इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था पाक सरजमीन पार्टी और उसके बानी सैयद मुस्तफ़ा कमाल को, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि ये आए नहीं बल्कि लाए गए हैं एमक्यूएम को किनारे लगाने के लिए। वो मुस्तफ़ा कमाल जो 4-5 महीने पहले ही 3 मार्च 2016 को अचानक से कहीं से नमूदार हुए थे और इन्होंने बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वो बातें कही थी जो शायद 22 अगस्त 2016 से पहले
कोई और नहीं कर सकता था। फिर क्या, ब्लैक से व्हाइट होने का प्रोसेस शुरू हुआ। वो लोग जो MQM में बुरे थे, PSP में आते ही नेक, साफो शिफाफ और अच्छे बच्चे बन गए। बात तो यहाँ तक बढ़ गई कि इन दोनों पार्टीज के बानी सैयद मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने नवंबर 8, 2017 को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें इन दोनों पार्टीज को मर्ज करने पर बात करी गई। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात झलके और बाद में तो इन दोनों की तरफ से ये कहा गया कि इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। अब ये सारा सदमा MQM पाकिस्तान के लिए कम नहीं था कि साल 2018 में ये पार्टी फर्दर टूट गई, MQM PIB और MQM बादराबाद। और ये जो टूटना था ना, इसका सबसे बड़ा रीज़न समझा जाता था कामरान तिसोरी को। पर आज के वक्त में क्या हो रहा है, आज यही कामरान तिसोरी MQM पाकिस्तान के बिहाफ पर गवर्नर ऑफ सिंध बने हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो का आखिरी सवाल आता है कि ये जो इत्तेहाद हो रहा है, इसके पीछे क्या हकीकी वजूहात हो सकती हैं। तो देखें, इस सवाल का जवाब छुपा है 2018 के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट में। क्योंकि इस इलेक्शन में एक तरफ MQM जो बहुत ही ज़्यादा वोट से जीता करती थी, सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई, और दूसरी तरफ पाक सरजमीन पार्टी, जिसके हवाले से ये ख्याल था कि इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, एक सीट भी जीतने में कामयाब ना हो सकी। और अब जो हालात हो रहे हैं कराची के, जितनी पॉपुलैरिटी PTI की बढ़ चुकी है, डिस्पाइट इसके कि अगर हम देखें तो इन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया कराची में। पर इन बातों को छोड़ें, अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर आएँ तो PTI का वोट बैंक एज वेल एज जो एक जमात इस्लामी पार्टी है, उसका भी वोट बैंक काफ़ी बढ़ रहा है। तो अगर अब इलेक्शंस होते हैं और ये लोग ऐसे ही एक दूसरे से जुदा रहते हैं, एक तरफ पाक से ज़मीन पार्टी और दूसरी तरफ MQM भी बिखड़ी रहती है, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये जो 40-50 सालों से महाजरों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, इनका पत्ता कट सकता है। पर ये तो मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ। इसलिए इन द एंड मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप आने वाले वक्त में भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।